दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों को फिर से YouTube पर पढ़ाने आया हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बात करने आया हूं। मई खत्म हो रहा है, उसके बाद जून फरवरी में एग्जाम होना है। उसके बाद आपके पास 6-7 महीना बच जाते हैं। मैं आप लोगों को क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाऊंगा। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट के लिए एक पहाड़ जैसा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस पहाड़ को आसान बनाऊंगा, एक प्लेन बनाऊंगा ताकि आप मैथमेटिक्स समझ सके, सीख सके अच्छा से। उसके बाद साइंस में आपको 3 सेक्टर पे ध्यान देना है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम बाद में बात करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ना है। एक बार मैथ और एक किताब फिजिक्स का लेकर के चलेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सोशल साइंस, इसमें 4 सेक्टर है: जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। उसके अलावे जो साथ में किताब है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश। टोटल बिहार बोर्ड में 6 पेपर होते हैं, लेकिन एक पेपर इंग्लिश का जो पेपर है उसका नंबर नहीं काउंट किया जाता है, 5 पेपर का नंबर काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आप मैथ में पढ़ेंगे किस तरह से, वो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइंस का जो पेपर होता है उसमें 80 नंबर 80 नंबर के ही एग्जाम होते हैं और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से सोशल साइंस में भी 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है। एक तरह से हिंदी 100, उर्दू 100, संस्कृत 100 और इंग्लिश 100 और मैथमेटिक्स 100। आइए तो हम चलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम टॉपिक को जरा देख लें। मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, और तीसरा जो टॉपिक है वो है जियोमेट्री। चौथा टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और 5वां जो टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्री। फिर आपका मेंसुरेशन, और 7वां जो टॉपिक है वो आपका स्टैटिक्स एंड मेंसुरेशन। के बाद जो 7वां टॉपिक है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कहां पर कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रियल नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वो छोटा सा चैप्टर है, 10 एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, यहां से सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जियोमेट्री कहने के लिए तो बहुत बड़ा है और ये हकीकत में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आसान ये है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है पढ़ना है आपको। वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा। उसके बाद थ्योरम जो आपको 11 थ्योरम पढ़ना है, वहां से 5-10 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। 10 नंबर के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हल्का सा झलक आप क्लास 9th में देखे होंगे, आप क्लास 10th में आकर के हल्का सा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री, ये एक नया टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। यहां से भी 20 नंबर का क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है, जहां से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में बोर्ड पूछ रहा है। उसके बाद मेंसुरेशन, जो आप 9th में बहुत डिटेल से पढ़े होंगे। यहां पर आकर के जो टॉपिक अलग अलग है उसको एक साथ जमा करना है। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 100 नंबर आपके हो गए। हम सबसे पहले जो नई चीज है आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री। तो हम कोशिश करते हैं
चलते हैं सीधा ट्राइगोनोमेट्री के पास और वहां से हम अपने सिलेबस का आगाज करते हैं, फिर वहां से पढ़ते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा उस तरह से पढ़ाते जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको सप्ताह में एक थ्योरम, हर सप्ताह के किसी एक दिन में एक थ्योरम प्रूव कर दूंगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको आसानी हो, थ्योरम आपको याद रहेगा ताकि 5 नंबर आपका वो बन जाएगा। तो आइए हम चलते हैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे पहले समझ लें कि ट्राइगोनोमेट्री असल में है क्या। ट्राइगोनोमेट्री 3 एंगल का खेल है, 3 कोणों का खेल है। अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो त्रि का माना होता है 3 कोण, आप समझ रहे हैं, कोण का माना कोण, और मिति का मतलब होता है माप यानी मेजरमेंट। ये 3 कोण को, तो आपको 3 समझ में आ रहा है, माप समझ में आ रहा है, एंगल कोण हमें समझना है, कोण असल में कहते किसे हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोण किसको कहते हैं, एंगल कहां किसे जाता है। तो आप जान रहे हैं कि रे एक किरण है, ये एक किरण है जो आप जूनियर क्लास में ही पढ़े होंगे कि रे क्या होता है, किरण किसे कहते हैं। एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है बट लास्ट वाली बिंदु नहीं पता होता है कि वो कहां तक जा रहा है। और दूसरा रे यहां से आकर के यहां से हम शुरू करते हैं, इस बीच में जो झुकाव पैदा हो रहा है या इस बीच की जो जगह को, इस रे से लेकर के इस रे के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी मान होगा, उसी मान को हम लोग कोण कहते हैं, दैट इज ए एंगल। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि आप और देखें, एंगल हम किसको कह सकते हैं, जैसे कि यहां पर एक रे है यानी किरण है और इस तरह से झुकाव होता है, तो इस बीच का जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं और इसी को हम लोग कोण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अगर आप इसे नोट कर पा रहे हैं तो नोट कर लें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति बनता किस त्रिभुज पे है। तो त्रिकोणमिति जो बनता है वो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, या आप उसको राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। हिंदी में हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जिसपे एंगल बना हुआ है यहां पर, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये होता है आपका लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब जब सब कुछ हो गया तो इसका नाम भी लिखिए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी। चूंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर और बेस यानी आधार हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हम एंगल यहां पर बनाते हैं, एंगल को अगर यहां पर हम थीटा लिख दें, तो आपका परपेंडिकुलर यही रहेगा ए बी, और आधार भी यही रहेगा बेस, और हाइपोटेनस तो आपका किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है परपेंडिकुलर और आधार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अगर हम एंगल सी पर ही बनाएं, यहाँ पर थीटा, अल्फा, बीटा जो किताब में दिया रहेगा या जो आपको मन करता है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
थीटा होगा, तो एंगल अगर यहीं पर बनता है तो परपेंडिकुलर ये बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस आपका वो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं उसको कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो आपका ये है। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर और आधार किस तरह से चेंज हो जाता है। तो सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं, यहां पर देखिए एक और ट्रायंगल, एक और त्रिभुज है, यहां पर हम ए लिखते हैं, यहां पर हम बी लिखते हैं, यहां पर सी लिखते हैं। अब एंगल इस जगह ना बना करके अब एंगल यहां पे बन रहा है। थीटा जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल ऊपर बन रहा है, यानी एंगल ए के पास। इसमें जो एंगल बन रहा था वो एंगल सी का जो वैल्यू था वो एंगल सी पर थीटा बन रहा है, लेकिन यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए पे बन रहा है और एंगल ए थीटा है। हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पर, आपका जो कर्न है वो नहीं चेंज होगा, साथ ही साथ ये जो है ये 90 डिग्री होगा। अब जो परपेंडिकुलर है यानी आपका जो लंब है और आपका जो आधार है वो अब चेंज होगा। जैसे ही एंगल बनेगा ये एंगल अब चेंज होकर के ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका बेस। और चूंकि एंगल यहां और एंगल यहां से ये जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हम लोग P। आप इसको समझ पा रहे हैं? एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। अगर एंगल C पर बनता हो और यहां पे 90 डिग्री हो तो हाइपोटेनस आपका ये जो कर्न है और ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो अब हम लोग लगभग समझ गए, परपेंडिकुलर, आधार, हाइपोटेनस और यहां पर एंगल अगर ए के पास बनेगा। अब इसको खूब बढ़िया से, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अगर ए पर बनेगा तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्न को क्या चेंज होता है, उस पर ज्यादा हम बात करेंगे नहीं। अब इससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। फिर से हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज फिर से बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर हम थीटा डाल देंगे, यहाँ पर कर्न होगा और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एंगल है तो आधार यहीं पर होगा और ये सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पर ये जो होगा वो होगा लंब। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो अब हम यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे। कौन कौन पॉइंट नोट करना है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी भुजा होती है। कुछ फॉर्मूला है, यहां से अब आपको नोट डाउन करना है और आराम आराम से नोट करना है। आपको पता है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी वो थ्योरम है, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखते हैं यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो होगा कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के और आधार का स्क्वायर।
ये दोनों के जोड़ के बराबर, जोड़ के योग वर्ग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। आप इसको इस तरह से बॉक्स में कर लें। एक चीज यहां पर समझना है कि स्क्वायर को जब बराबर के दूसरे साइड में लेकर के जाते हैं तो ये रूट में बदल जाता है। अब यहां से इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इसका रूट। आपको इसको याद रखना है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद अब यहीं से हम फॉर्मूला को निकालना शुरू करेंगे। आपने देखा कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि लंब और आधार अगर आपके क्वेश्चंस में दिए हों तो आप क्या करें, कर्ण इस तरह से निकालें। यहां पर एक क्वेश्चन लिखे ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि इस फॉर्मूला का यूज हमें किस तरह से करना है। लिखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? कर्ण की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? हम इसको मिटाते हैं और फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन फिगर आप जरूर बनाएं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह से बना देंगे और यहाँ पे 90 डिग्री मोस्ट लिखना है, कंपल्सरी आपको लिखना है। तो या इस तरह से भी बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब हम लोग इसी को पढ़ते हैं, लंब का जो वैल्यू है, मेजर है, वो 6 सेंटीमीटर है और आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो कहता है कर्ण की लंबाई क्या होगी? ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, इसकी लंबाई क्या होगी? अब आपको इस फॉर्मूला पर गौर करना है, इस फॉर्मूला पर अपने दिमाग को लगाना है। इसमें कह क्या रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी चीज को मैं नीचे लिखा हूं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी ये जो रूट आप स्क्वायर जो देख पा रहे हैं, इस स्क्वायर को हम बराबर के दूसरे साइड में ले जा करके रूट का साइन दिए हैं। इसका मतलब है कि इसी फॉर्मूला को यूज करना है और इसी फॉर्मूला को यूज करके बनाना है। अब मैं ऊपर ही बना देता हूं। अब यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख करके इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे लंब बराबर 6 सेंटीमीटर और आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण का वैल्यू वाट। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का वैल्यू जो है वो कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर और उसके बाद 8 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर भी स्क्वायर हो उसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ देर के लिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 4 पर अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि 4 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे 5 पे अगर स्क्वायर हो तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। उसी तरह से 6 पे स्क्वायर है तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36। यानी किसी भी संख्या पर जितना पावर होगा, घात होगा, उसको उतना ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर अगर 3 है, इसका मतलब हुआ कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। तो यहां पर 6 का स्क्वायर है तो 6 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36, उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे। फिर उसी तरह से 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64। अब इसको रूट में लेंगे और इस फॉर्मूला को डाल देता हूं। अब इस दोनों को आप देख रहे हैं ऐड का साइन है, जोर है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 100 और ये होगा रूट में। अब आपको स्क्वायर रूट आना है, वर्गमूल अगर आपको आता हो तो आपको पता है कि 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10। इस तरह से हमारा जो कर्म का जो मान निकला, वैल्यू निकला, वो निकला 10 सेंटीमीटर आंसर। आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान था क्वेश्चन। सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन में जो दिया था वो कह रहा था कि लंब का वैल्यू दिया है, आधार का वैल्यू दिया है और कर्म का वैल्यू दिया है। तो इस प्रोसेस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ तक बनाएंगे। अगर आपको वर्गमूल में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। उसके बाद फिर इन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। धन्यवाद।